मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, एक कहावत है कि आ बैल मुझे मार। इसी को चित्रार्थ करते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री प्रचंड ने पिछले दिनों लगता है भारत को चिढ़ाकर उन्होंने यह बात कही है कि आ भारत मुझे मार। यानी कि उन्होंने चिढ़ाने का एक रास्ता अपनाया। और वह रास्ता क्या अपनाया? इतने दिनों से सुषुप्त अवस्था में थी जो काला पानी, लिपुलेख, लिपुआ धारा, बाली, चुच्चे नक्शा, लेकिन इन्होंने अचानक इस नक्शा को मंत्री परिषद से स्वीकृति दे दी है, अर्थ मंत्रालय को, और राष्ट्र बैंक को आदेश दे दिया है कि ये चुच्चे नक्शा नेपाल के 100 रुपये के नोट पर अब रहेगा और उसको प्रिंट करने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि जिस नक्शा को एक बार ओली साहब ने इसको प्रकाशित किया और उस नक्शा को बाद में आकर नेपाल के पाठ्यक्रम में रख दिया गया, प्रिंट भी हो गया था कि पाठ्यक्रम में अब वो नक्शा जाएगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ओली साहब के टाइम में ही यह नक्शा पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, यानी कि इसको रोक दिया गया। अब बताया जाता है कि उसके बाद हुआ कि दोनों देश के बीच में सहमति हुई है और इस पर जो बॉर्डर पर कमेटी बनी है, इस पर कुछ समझौते होंगे, बातचीत होगी और बातचीत के जरिए इसको समाधान किया जाएगा। तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि एक ही बार प्रचंड जी ने एक अपने कैबिनेट से पास कर दिया और दे दिया राष्ट्र बैंक को अनुमति कि तुम अब ये चुच्चे नक्शा को 100 रुपये के नोट पर प्रकाशित करो, इसको प्रिंट करो। यानी कि भारत को चिढ़ाने का काम। अब देखिए, भारत को चिढ़ाने का काम जैसे ही इन्होंने शुरू किया, क्या अब 2-3 प्रश्न इस पर उठता है कि क्या वह 100 रुपये का नोट पर यह चुच्चे नक्शा निकालने के बाद वो लिपुआ धारा, लिपुलेख और काला पानी वाला हिस्सा, जो नोकीला हिस्सा है, वो नेपाल को मिल जाएगा? आपने भूमि तो लिया ही नहीं, लेकिन आप नक्शा प्रकाशित कर रहे हैं और हर काम आपका उल्टा हो रहा है। आपको जरूरत थी, ठीक है, हमारी वह जमीन है, हम नेपाल के अंदर में है, अभी भारत उसका प्रयोग कर रहा है, वहां पर भारतीय सेना है, तो इसको तो हमें चाहिए वार्ता के जरिए सबसे पहले उस जमीन का क्या होगा उसका समाधान खोजना है। लेकिन आप ये समाधान खोजे बगैर अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, यानी कि देश में युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, उनको राष्ट्रीयता के एक माह जो होता है वह पिलाने के लिए आपने यह चुच्चे नक्शा का मौका ला दिया है, प्रिंट करने का आदेश दे दिया है। यह इसलिए है कि आपकी पार्टी कमजोर हो गई है या आपकी सत्ता कमजोर है, आपका गठबंधन कमजोर है, इसके लिए किया गया है। मैं बातें बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं इस पर केंद्रित करता हूं कि आखिर इसका असर क्या हुआ, कहां पड़ा, आखिर क्यों प्रचंड ने ये आदेश दे दिया अचानक, जहां की 140 करोड़ जनता अभी चुनाव में व्यस्त है, वहां के पूरा मशीनरी चुनाव में लगा हुआ है, लेकिन उसी बीच में ये चुपचाप निकालने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे किसका हाथ है? क्या ओली साहब के बहकावे में ये आ गए हैं या इसके पीछे और भी कुछ बड़ा हाथ है? या कहा जाए तो भारत की जो डिप्लोमेसी है उसको आंख में धूलो कहा जाता है, बालू झोंकने की कोशिश की गई है कि हम ये कर रहे हैं। ऑन द होल देखा जाए तो इस रिश्ते पर
तुरंत भारत के विदेश मंत्री को ही बोलना पड़ा। भुवनेश्वर में एक पत्रकार सम्मेलन में पूछा गया तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस पर विस्तृत में चर्चा की और उनका कहना है, उनका मानना है, जो कि हम लोगों ने निकाला है, उस पर भी है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर नई दिल्ली की स्थिति स्पष्ट है। नेपाल एक तरफा फैसला लिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि नेपाल द्वारा किए गए एक तरफा फैसले से वास्तविकता नहीं बदलेगी, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। सीमा विवाद जारी है और सीमा पर वार्ता भी जारी है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम रिपोर्ट देखे हैं, पूरा पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन इसमें हकीकत कुछ और ही है। उनका कहना था कि हम स्थापित मंचों के माध्यम से नेपाल के साथ सीमा विवादों पर चर्चा करना चाहते हैं और इसी बीच नेपाल ने एक तरफा कुछ या ऐसा फैसला ले लिया है। वो एक तरफा लिए गए फैसलों से हमारे बीच की स्थिति और जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकते हैं। जयशंकर का इस तरह का आना अगर देखा जाए तो इससे पहले आमतौर पर भारत के विदेश मंत्रालय को कोई प्रवक्ता बोलता था या किसी भारतीय दूतावास से बुलवाया जाता था, लेकिन इस बार डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री ने स्वयं ही पत्रकार सम्मेलन में ये बात कही है और उनके कहने का जो शैली था और वो जिस तरह बोल रहे थे उसमें साफ दिख रहा था कि वो नेपाल के इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन आप देखिए इस पर आखिर क्या होगा। तो प्रचंड ने यह खतरा जो है भारत से रिसीवी कहा जाता है नेपाली में, वो अपने आप मोल ली है। आखिर सत्ता गठबंधन इससे बचेगी या सत्ता गठबंधन जाएगी या सत्ता पर कोई खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जयशंकर के इस बयान के, इस पत्रकार सम्मेलन के 24 घंटा भी नहीं बीते थे तो कल आपने देखा कि एक यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में एक भूकंप आया, यानी कि जनता समाजवादी पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई। हालांकि इस चीज को जयशंकर जी के उससे, उनके वक्तव्य से कोई लेना देना नहीं है। इस पर कई तरह के आ रहे हैं, उपेंद्र यादव की पार्टी क्यों टूटी, कैसे टूटी, इस पर नया नया आ रहा है। और उपेंद्र जी बाहर हैं, वो लौटने के बाद वो जरूर कुछ इस पर बताएंगे। इस पर फिर कुछ तीसरी बात सामने आई। लेकिन देखा जा क्या रहा है कि जयशंकर ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी है उससे स्पष्ट लग रहा है, एक दो केस जो तुरंत सामने आया है उसमें लग रहा है कि नेपाल भारत के रिश्ते में तनाव की झलक देखने को मिल रही है। अब एक और आपको उदाहरण दे दूं कि कल रविवार नेपाल भारत के न्यायिक MOU पर हस्ताक्षर होने वाला था, लेकिन यह अटक गया। आज हिमालय में भी इसकी चर्चा है। हमारे ऑनलाइन पर हमारी संपादक डॉक्टर श्वेता दीप्ति ने विस्तृत चर्चा की है। उसके अनुसार है कि नेपाल भारत के रिश्ते में तनाव की झलक मिलने लगी है, जहां एक ओर उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हमारे नारायण काजी श्रेष्ठ कह रहे हैं कि हम भारत से संबंध बनाना चाहते हैं, भारत से आर्थिक सुधार की बहुत अपेक्षा की जा रही है नेपाल में और भारत से सहयोग की अपेक्षा है, विकास के माने में भारत की सहयोग खोज रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसा निर्णय होता है जो नेपाल भारत के संबंध पर एक प्रहार किया जाता है। आप आइए मैं इसकी कुछ आपको बता रहा हूं जो आज हमारे हिमालय में श्वेता दीप्ति का लिखा गया है।
सरकार नोट में नए नक्शे को शामिल करने के निर्णय के साथ ही नेपाल भारत के बीच सहज होते रिश्ते को असहज करती नजर आ रही है। नेपाल में मुख्य न्यायाधीश यात्रा पर थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा नेपाल भारत न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर होने वाले थे, किंतु यह संभव नहीं हो सका। कमोबेश इस बात से यह जाहिर होता है कि यह असर सरकार के अप्रत्याशित निर्णय की वजह से ही तो नहीं है। यह चारों ओर शंका किया जा रहा है और हो भी सकता है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार नेपाल दौरे पर आए थे और अब वो स्वदेश लौट गए हैं। 2008 में शुरू हुए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नेपाल का दौरा किया है। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश श्री विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ के निमंत्रण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को ही नेपाल का दौरा पर आया था। उनका बहुत सारा एजेंडा था। यहाँ मुख्य रूप से धार्मिक और न्यायिक बात बताई गई है और इसके अलावा उनको कुछ पोखरा और मुक्तिनाथ उधर जाने का भी उनका एजेंडा था, जो कि मौसम के कारण सफल नहीं हो पाया। लेकिन बताया गया है कि उनकी नेपाल यात्रा के दौरान एजेंडे में यह भी बताया गया था कि द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ एक MOU किया जाएगा। सोल्टी होटल में दोनों देशों के मुख्य न्यायाधीश के बीच MOU पर हस्ताक्षर होने वाले थे, लेकिन इन वक्त पर अहम कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। आखिर क्या कारण था? यह तो चंद्रचूड़ की यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया था कि नेपाल और भारत की न्यायपालिका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे नेपाल के लिए कई संभावनाएं खुलेगी। कहा गया कि MOU न्यायिक अध्ययन, स्टाफ, बार और अन्य पहलुओं सहित दोनों अदालतों के बीच सहयोग का रास्ता खोलेगा। गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में इस तरह का समझौता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य रजिस्ट्रार को मंजूरी देने का फैसला किया गया। यह अनुमान लगाया गया था कि दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच समझौते से न्यायिक क्षेत्रों में भी सहयोग के द्वार खुलेंगे और नेपाल के न्यायिक कर्मियों के लिए भारत में अध्ययन के लिए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसका एक लंबा इतिहास है। MOU में नेपाल और भारत के सुप्रीम कोर्ट समेत अन्य अदालतों में बेंच शेयरिंग का अध्ययन करने और इसे सुप्रीम कोर्ट में शुरू करने की बात कही गई थी। कुछ समय पहले भारत दौरे पर आए मुख्य न्यायाधीश विशंभर प्रसाद श्रेष्ठ और न्यायमूर्ति हरिप्रसाद फुयाल ने संवैधानिक पीठ में एक साथ हिस्सा लिया था। भारत में यह प्रथा काफी समय से चली आ रही है। भारत अपने समकक्ष मुख्य न्यायाधीश की यात्रा के प्रति सम्मान जताने के लिए ऐसी कवायद करता रहा है। अब मुख्य न्यायाधीश विशंभर प्रसाद जब वहां से लौटे तब उन्होंने निमंत्रण तो वहीं दिया था और यहाँ पर आप देखा जाए तो यहाँ MOU को नेपाल की मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन अंतिम समय में भारत ने सूचित किया MOU पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे क्योंकि इसे मंत्रिपरिषद द्वारा पारित नहीं किया जा सका है और सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के अनुसार हस्ताक्षर रोक दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार विमल पौडेल ने स्वीकार किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यात्रा के दौरान निकट भविष्य में MOU का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता वेद प्रसाद उप्रेती ने
कहा कि हम MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे, लेकिन अंतिम समय में यह जानकारी मिलने के बाद भारत तैयार नहीं है, इसे रोक दिया गया। सूत्रों के मुताबिक यह बात उठने के बाद कि भारत में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करना उचित नहीं होगा। हस्ताक्षर कार्यक्रम को फिलहाल रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने कहा कि भारतीय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि निकट भविष्य में नेपाल और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बीच एक समझौता होगा। यह जो हमारी आज के ऑनलाइन पर डॉक्टर श्वेता दीप्ति द्वारा तैयार किया गया एक रिपोर्ट है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब भारत के रिश्ते अच्छे सुधरने लगते हैं, तब आखिर यह कम्युनिस्ट पार्टी क्यों इस तरह का काम करती है? क्यों कम्युनिस्टों के बीच उनको गठबंधन पर खतरा दिखने लगता है? इसके पीछे मार्केट में जो हल्ला है कि ये सभी ओली साहब ही प्रचंड को बदनाम करने के लिए करवा रहे हैं। तो ये प्रचंड इतना कमजोर क्यों हो गए हैं जो ओली के हर बात को मानते हैं? लेकिन ओली साहब बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ओली साहब, इसके पीछे और किसका हाथ हो सकता है? आखिर सत्ता गठबंधन जो कांग्रेसी गठबंधन को तोड़ के लाया गया, क्या हमारे उत्तर जो पड़ोसी है इसका हाथ तो नहीं है इसमें? यह निस्संदेह उस पर भी शंका जा रहा है, जिसका कि एक प्रतिनिधि मंडल हमेशा काठमांडू में बैठा रहता है और उस प्रतिनिधि मंडल वही प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर इस तरह का चक्रव्यूह रच रहा है। अभी देखा यह गया है कि भारत की जनता व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है, इसी बीच में हम इस तरह का कोई कुर्फाती हम कर देते हैं जिससे कि उनकी चीप पॉपुलैरिटी नेपाल में हो सकती है। और जब कम्युनिस्टों का पॉपुलैरिटी घटने लगता है, तब कम्युनिस्ट का यह इतिहास बता रही है कि वह ऐसा काम करेगा जिससे कि भारत को वो नाराज हो जाए और भारत नाखुश हो और भारत इस पर गुस्सा करे। लेकिन इससे क्या हमारी राष्ट्रीयता मजबूत होती है? हमारा जमीन जो है वह लिपू लेक, काला पानी, उसको कैसे लिया जाए, कैसे रखा जाए? अगर नेपाल का है तो हम तो प्रमाण सहित जब वार्ता करेंगे तो वार्ता से यह स्पष्ट होगा। हाँ, हमारे मीडिया के कुछ मीडिया को मिल गया है जो कि जयशंकर के आरोप को तो अच्छी तरह लिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात भी इसमें कह रखी है। जिसे कांतिपुर में आप देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर ले सीमा मुद्दा बारे भारत ले स्थापित संयंत्र मार्फत नै छलफल गर्दै आएको दावी गरे पनि नेपाल ले भारतलाई पटक पटक सीमा समस्या समाधान का पनि जवाब न आउनु। अब इसका पूरा आरोप है कि भारत पर कि नेपाल यहाँ से कूटनीतिक नोट भेजता है, उसका भी जवाब नहीं आया। नेपाल कई बार भारत को भेजा है विदेश मंत्रालय से कि हम सीमा पर वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन भारत मौन हो जाता है, भारत की दिलचस्पी नहीं है। ये बात यहाँ के पत्रिकाओं में अब आ रही है। निकट भविष्य में हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि भारत नेपाल संबंध को और मजबूत किया जाए और उसमें हमको ये चुच्चे नक्शा जो नोकीला नक्शा है वो बाधा नहीं आवे। चुच्चे नक्शा को लेकर ये अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने का कोशिश कोई नहीं करे। जो कि युवाओं पर छाप छोड़ना चाहते हैं, तो अब नेपाल के युवा भी सतर्क हो रहा है। इसलिए महोदय, मैंने आज इसको यहीं तक रखा हूँ कि चुच्चे नक्शा और भारत के संबंध के बीच आपने सुना, आपको कैसा लगा? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें उपलब्ध करावें। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।